ठीक है, चल। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के लिए संभव बैच की इस सीरीज में आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति की इस श्रृंखला में स्वागत आप सभी लोगों का। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक लेक्चर नंबर 6 लेकर के हाजिर हूं, भारत में चित्रकला का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। आज के इस सेशन में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आज के इस सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से वो है जो भारत में ओवरऑल चित्रकला का विकास हुआ। तो चित्रकला का विकास, इसमें भित्ति चित्रकला, ठीक है, भित्ति चित्रकला या म्यूरल पेंटिंग, है ना, भित्ति चित्रकला या म्यूरल पेंटिंग जो ठोस सतह पे, जैसे गुफा की दीवार, किले की दीवार, खंबे, फर्श, तो हार्ड और परमानेंट सरफेस पे जब चित्रकला की गई तो उसे म्यूरल पेंटिंग या भित्ति चित्रकला की हम संज्ञा देते हैं, भित्ति चित्रकला। लेकिन भित्ति चित्रकला के बाद 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास चित्रकला की एक नई शैली विकसित हुई, जब चित्रों को कपड़ा, कागज एवं शीशे पर चित्रित किया जाने लगा। तो उसे हमने कहा लघु चित्रकला, लघु चित्रकला, ठीक है। और यह है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग हैज टू डू नथिंग विद साइज। इसको मिनिमम से मत समझिएगा कि मिनिमम से लघु बना दिया या मिनिएचर बना दिया। यहां पर मिनिएचर का अर्थ है छोटा नहीं, ये कागज, कपड़े और शीशे के कैनवास पर, और यहां कैनवास जिस पे चित्र चित्रित किया जाता है वो छोटा लिया जाता और आमतौर पे सामान्यतया 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा का कैनवास नहीं लिया जाता है। तो भित्ति चित्रकला, लघु चित्रकला में हमारा मुख्य ध्यान, और जब भित्ति चित्रकला पढ़ेंगे तो इसका जो बेस्ट अवेलेबल स्पेसिमेन है वो है अजंता, ठीक है, अजंता एवं एलोरा। हम ध्यान देंगे अजंता भित्ति चित्रकला पे, ठीक है, अजंता भित्ति चित्रकला। और लघु चित्रकला में हम ध्यान देंगे मुगल, राजपूताना या राजस्थानी एवं पहाड़ी चित्रकला, और चित्रकला के क्षेत्रीय, छोटे से स्तर में फैला हुआ क्षेत्रीय स्वरूप, जैसे फड़ चित्रकला, मधुबनी चित्रकला आदि, ठीक है। इतनी चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो चलिए आज का ये सेशन भारत में चित्रकला का इतिहास प्रारंभ करते हैं। परंतु देखिए, इस क्लास का फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स आप डाउनलोड करिएगा, और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस फ्री संभव बैच में एनरोल करना है, और इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पे आप लिंक करिए, बैच को एनरोल करिएगा और क्लास नोट्स पीडीएफ वर्जन में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और खास बात यह भी कि अगर आप यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के लिए देख रहे हैं कि फाउंडेशन कोर्सेज आपको ज्वाइन करना हो, अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2028 के लिए आप फाउंडेशन कोर्सेज देख रहे हैं, तो आपके लिए प्रारंभ 2.0 बैच है, और संकल्प 2027 बैच है 2027 के लिए, और सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है डेडिकेटेड टू 2026 यूपीएससी सीएससी। इन सब से संबंधित विस्तृत जानकारी अगर आप लोगों को लेनी है तो दिए हुए फोन नंबर पे कॉल करिएगा, और वहां से सारी जानकारियां, विस्तृत जानकारियां आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक, भारत में चित्रकला का इतिहास, भित्ति और लघु चित्रण। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि भित्ति चित्रकला, ये भित्ति जो है ना, म्यूरल, ये
गुफा, ठीक है, गुफा या फिर किले या फिर मंदिर या सामान्य घर ही क्यों ना हो आदि पर चित्रित किए गए। इसमें जो विवरण होता है चित्र का, वो विवरण कम विस्तृत होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं विवरण अधिक विस्तृत नहीं होते हैं। मतलब गुफा की पूरी दीवार कैनवस है, लेकिन चित्रण बहुत छोटा, छोटा मतलब साइज में नहीं, विवरण छोटा है, विवरण कम है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक देखिएगा इसमें, यहां पे देखिए, ये अजंता, अजंता भित्ति चित्रकला का ये वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन है। तो अजंता की पहाड़ियां महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, और वहां 29 गुफाएं घोड़े के नाल की आकृति में पहाड़ियों को काटकर बनवाए गए, ठीक है। और उन दीवारों पर चित्र भी चित्रित किए गए जो म्यूरल पेंटिंग, भित्ति चित्रकला की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, जैसे ये गुफा की पूरी दीवार उस पे चित्रण, एक डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत छोटा सा है, और वो ये है बोधिसत्व, महायान बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पद्मपाणि, एक ऐसे बोधिसत्व जो दया के सागर हैं, करुणामयी हैं, जो नीचे की ओर देखते हैं और हाथों में उन्होंने कमल पकड़ रखा है। पद्म मतलब होता है लोटस, पाणी मतलब हाथ, हाथ में लोटस, अव मीन्स नीचे, लोकित मतलब देखना, अवलोकितेश्वर पद्मपाणि, ठीक है। तो कैनवस बहुत बड़ा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन डिटेल नहीं है, तो अधिक विस्तृत या विवरण अधिक विस्तृत नहीं होते, परंतु कैनवस काफी बड़ा होता है। इसके उलट जो लघु चित्रण होता है, ये लघु चित्रण कागज, कपड़ा और शीशा पे चित्रित किए जाते, और इसमें जो कैनवास लिया जाता है वो 25 इंच स्क्वायर, 25 स्क्वायर इंचेस से ज्यादा का नहीं लिया जाता, 25 स्क्वायर इंचेस। और इसमें जो विवरण लेकिन होता है ना, चित्र में विवरण बहुत अधिक होता है, अधिक विस्तृत होता है। अब जैसे मुगल लघु चित्रकला का उदाहरण ले हम, तो हमें समझ में आएगा कि ये बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। जैसे यहां पे हम देखें तो इस चित्र में विवरण बहुत अधिक है, और यहां पर ये जो सम्राट बैठा हुआ है, और इसके देखिए, इसके सिर के पीछे एक, जितना बड़ा ये ज्ञानी नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा ज्ञान के प्रतीक के रूप में उसके सिर के पीछे आभा मंडल या प्रभा मंडल बना दिया गया है, ठीक है। जो देखिए, ये बड़ा सा प्रभा मंडल, आभा मंडल, जैसे क्या छटा निकल रही हो सकता हो कि ये बहुत कम पढ़ा लिखा सम्राट हो, लेकिन अब यहां पे देखिए कि बड़ा सा इसके पीछे गद्देदार मसनद, और जिस पे ये बैठा हुआ है वो एक्चुअली सैंड वॉच है, बालू घड़ी है। सैंड वॉच, वो कंप्यूटर वाला डमरू, बालू घड़ी है। और यहां पे देखिए ना, अगल बगल में यहां पे एक, यहां पे, और ये नीचे, ये चार, ये उड़ने वाले देवदूत टाइप के हैं। तो भारतीय परंपरा में, विशेष तौर पे हिंदू परंपरा में, इन्हें हम यक्ष कहते हैं, यक्ष और यक्षी। लेकिन ये भारतीय हिंदू परंपरा के नहीं है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये यूरोप की चित्रकला शैली का असर है मुगल चित्रकला शैली पे। इस पे हम बाद में बात करते हैं। और यहां पे देखिएगा कि ये अपने पहनावे से
एक सूफी संत लग रहे हैं। ये जो सब पगड़ी का है, सफेद पगड़ी का पहनावा, और जिस तरह से उन्होंने बड़ी सी एक दाढ़ी रखी हुई है, और कपड़े जो उन्होंने पहन रखे हैं वो किसी सूफी संत का गेटअप लगता है, जो किताब का आदान प्रदान हो रहा है। और उनके बगल में एक नौजवान सूफी संत उसी प्रकार के अटायर में, कपड़े में, लेकिन दाढ़ी काली है तो नौजवान जाहिर सी बात है। और बगल में ये अपने पहनावे से ये आदमी ये पुर्तगाली लग रहा है। और यहां पर ये है एक राजपूत कमांडर, एक राजपूत राजा, जिन्होंने इस पेंटिंग में अपने हाथों में एक पेंटिंग पकड़ रखा है। और यहां पे पीले बैकग्राउंड पे काले अक्षरों से फारसी स्क्रिप्ट में, फारसी भाषा और फारसी लिपि में नीचे और ऊपर इस चित्र का कुछ विवरण भी दिया हुआ है कि चित्र चित्रित क्या किया गया है। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन डिटेल में होता है। तो जहां पे डिटेल डिस्क्रिप्शन है, कैनवास छोटा है, तो उसे हम कहते हैं वो लघु चित्रकला शैली। तो लघु का मतलब यहां पे चित्र छोटा होने से नहीं है। लघु ये लूजली ट्रांसलेटेड है, ये मिनिएचर पेंटिंग हम बोलते हैं इसको, इससे लघु बना दिया गया है। चित्र छोटा नहीं है, कैनवास छोटा है, कैनवास छोटा है, 25 स्क्वायर इंच से बड़ा नहीं है, लेकिन विवरण बहुत अधिक रखा गया है। तो चित्रकला, भारत में जो चित्रकला विकसित हुई ना, वो दो प्रकार की चित्रकला विकसित होती है। एक भित्ति चित्रकला और दूसरी लघु चित्रकला। दोनों ही बड़ी प्रोमिनेंटली हमें मिलती है। तो अब अगर ये पूछा जाए कि भारत में चित्रकला का विकास कहां से प्रारंभ हो रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा प्रागैतिहासिक काल में जाना पड़ेगा। और प्रागैतिहासिक काल को हम जानते हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल को, इंडियन स्टोन एज को 3 भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं ना। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है इसको कहते हैं पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसमें से मध्य पाषाण काल 40,000 वर्ष पूर्व से लगभग 9-10 हजार वर्ष पूर्व के बीच में, हमारे से के बीच में चलता है मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, ये मध्य पाषाण काल की है, मीजोलिथिक पेंटिंग है ये, मीजोलिथिक। मध्य पाषाण कालीन, ठीक है, मध्य पाषाण कालीन चित्रकला या पेंटिंग, मीजोलिथिक पेंटिंग है। ठीक है, और यहां ये पेंटिंग जो आप देख पा रहे हैं ना, ये इसके स्पेसिमेन आपको मध्य प्रदेश में भोपाल है ना, भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी के आसपास में है। वहां कुछ गुफाएं हमें मिली हैं, उनको कहते हैं, हम नाम देते हैं भीमबेटका, भीमबेटका शैल आश्रय, रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। और वहां पर तकरीबन 600 से भी ज्यादा, तकरीबन लगभग में 640 गुफाएं हमें मिली हैं। और 640 गुफाओं में से कम 400 गुफाएं ऐसी हैं जहां की दीवारों पर हमें इस प्रकार के भित्ति चित्र मिलते हैं। तो ये भित्ति चित्र लगभग कितने हजार साल पुराने, कम से कम 32 या 34 हजार वर्ष पूर्व के हैं। और इन्हें मध्य पाषाण काल में जो पुराने वाले होमो सेपियंस थे, उन लोगों ने रेंडर किया था, उन लोगों ने चित्रित किया था इन्हें। तो भीमबेटका से हमें ढेर सारे पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, भित्ति चित्रकला के साक्ष्य मिल रहे होते हैं, जहां पर मुख्य रूप से उस समय के मनुष्यों ने पशुओं और पक्षियों का चित्रण किया। ज्यादातर में उनको रंगा भी गया है, और कई बार में सिर्फ आउटलाइन बना करके, जैसे यहां पे देखिए ना कि वो कलर पूरा नहीं भरा है, आउटलाइन बना करके छोड़ दिया गया।
कुछ इस तरह से, और यहां पर रंग भरा गया है, जैसे ना ये बारहसिंगा या कुछ अन्य पशु टाइप के दिख रहे हैं। और स्वयं का जो बनाया है ना उन्होंने, अपने आप को जो बनाया है, वो माचिस की तीली जैसे जल जाती है ना, माचिस की तीली जलाइए और जो बाद में काला जलने के बाद बचता है, टिड़िया जाता है, ये वैसी है, खुद को बनाया है। तो इन्हें हम नाम ही देते हैं मैच स्टिक मैन। और कुछ स्माइली वगैरह भी बनता है वहां पे, बना हुआ मिला में, जैसे हम लोग स्माइली बनाते हैं ना, स्माइली बना दिया, रुला दिया, हंसा दिया, इस तरह से भी बन रहा है, हमें मिल रहा है। ठीक है, तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। तो हम भित्ति चित्रकला कब से कब तक देख रहे हैं? भित्ति चित्रकला के साक्ष्य हमें 3000, ठीक है, देखिए 32,000 से भी पहले, वर्ष पूर्व से भी पहले से लेकर के 10वीं शताब्दी ईस्वी तक मिल रहा है। ठीक है, तो ये काफी हद तक बहुत पुराने हैं ये। और यहां से शुरुआत होती है भित्ति चित्रकला की। अब कुछ सैल आश्रय में होमोसेपियंस, पुराने वाले होमोसेपियंस का निवास रहा, उन गुफाओं में रहते थे लगभग 1 लाख साल पहले भी। तो भीमबेटका के जो चित्र हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं, कम से कम 30-32 हजार साल पुराने हैं। और इन्हें इसी कारणवश देखिए, क्योंकि इनका ऐतिहासिक महत्व तो बहुत अधिक है, तो 2003 में ही भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और इस तरह के पशु पक्षियों के चित्रण किए गए हैं। और ये हैं पुराने वाले मनुष्य होमोसेपियंस, जिन्होंने मध्य पाषाण काल में ये चित्र चित्रित किए। और ये कह रहे हैं आई हैव रेंडर्ड दिस पेंटिंग अराउंड 32,000 ईयर्स बैक। तो इन्होंने भीमबेटका की गुफाओं पे चित्रण किया था। यही हमारे पूर्वज है ना, इन्हें हम कहते हैं होमो सेपियंस नर्मदेंसिस। हम लोग हैं होमोसेपियंस सेपियंस, ये होमोसेपियंस नर्मदेंसिस है। यहां से प्रारंभ होता है। लेकिन जो भित्ति चित्रकला का जो क्लासिकल एज है ना, जो अपने चरम सीमा पे था, भित्ति चित्रकला वॉल पेंटिंग अपने चरम सीमा पे था, वो हमें अजंता की गुफाओं की दीवारों से मिलता है। एक्चुअली अजंता की गुफाओं की दीवारों से मिलता है। तो ऐतिहासिक काल में जब हम आते हैं, प्रागैतिहासिक को हटा दीजिए, प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रकला, और ऐतिहासिक काल में आइए, तो ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें जहां से मिल रहा है वो अजंता की गुफाओं के दीवारों पर चित्रित किए गए भित्ति चित्र हैं। तो भित्ति चित्रकला को आप दो भागों में देख सकते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन भित्ति चित्रकला और ऐतिहासिक कालीन भित्ति चित्रकला। प्रागैतिहासिक कालीन या मध्य पाषाण कालीन भित्ति चित्रकला वो हमें भीमबेटका के गुफा की दीवारों पर मिल रहा है। और जो दूसरा ऐतिहासिक कालीन भित्ति चित्रकला है वो अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी, सित्तन वसल, कार्ले, भाजा, कौंडिनी आदि गुफाओं के दीवारों पर किए गए चित्र से मिल रहा है, भित्ति चित्रण से मिल रहा है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल का जो भित्ति चित्रकला है वो सबसे पुराना है, लगभग 2200 वर्ष पूर्व, और वो छत्तीसगढ़ के जोगीमारा की गुफाओं के जो गुफा मंदिर है वो उन गुफाओं की दीवारों पर पाया गया है। और अजंता के जो चित्र है ना, वो उनमें से कई बढ़िया चित्र, शानदार चित्र गुप्त काल के हैं। तो गुप्त काल के दौरान फाइन आर्ट्स, ललित कला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, और शास्त्रीय काल की चित्रकला, क्लासिकल एज की चित्रकला की विरासत को भित्ति चित्र के रूप में संरक्षित किया गया है। तो क्लासिकल एज का जो भित्ति चित्र है ना वो अजंता, एलोरा वगैरह के दीवारों पर मिलेगा। क्लासिकल एज, हिस्टोरिकल पीरियड का जो क्लासिकल एज है, और प्री हिस्टोरिकल पीरियड का फिर वो भीमबेटका में हमें जाना पड़ेगा।
और क्लासिकल एज के लिए जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सित्तन, वसल, एलिफेंटा, कारले, भाजा, उदयगिरी, पिप्पल, खोरा आदि की गुफाओं के दीवारों पर हमें मिलते हैं। तो यहां पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए ये है कि जो भित्ति वॉल पेंटिंग, म्यूरल या वॉल पेंटिंग है, तो म्यूरल या वॉल पेंटिंग दो कैटेगरीज में हम मिलते ढूंढते हैं इसको। एक जो प्रागैतिहासिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में भीम बेटका की, भीमबेटका ऐसे कर देते हैं, भीमबेटका के गुफाओं या शैल आश्रयों की दीवारों पर चित्रण मिलेगा। ठीक है, और जब हम ऐतिहासिक काल में आते हैं और तो ये हमें यहां पे फिर जोगीमारा, अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी आदि की गुफाओं। तो यहां पर ये शास्त्रीय युग इसका ना, क्लासिकल शास्त्रीय युग, तो ये शास्त्रीय युग में जो मिलेगा ना हमें, वो मूल रूप से हम ले रहे हैं अजंता व एलोरा, खास तौर पे एलोरा, लेकिन अजंता मुख्य रूप से। अब अजंता की जो चित्रकला है वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखिए, और हमारे पास इतना हिंट है कि अगर इतना हिंट है कि अजंता की गुफाओं के दीवारों पर जो चित्रित किए गए थे वो, और वैसे भी अजंता की समस्त 29 की 29 गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। तो जाहिर सी बात है जितने भी पेंटिंग या भित्ति चित्रकला के स्पेसिमेंस मिलेंगे वो हर हालत में मूल रूप से बौद्ध धर्म से ही संबंधित होने चाहिए या होते ही हैं। और इसका अर्थ यह है कि हम बड़ी आसानी से ये समझ पाएंगे, ये पता लगा ले जाएंगे कि अजंता की दीवारों पर जो भित्ति चित्रण किए गए हैं उनका मूल रूप से गुप्ता काल में उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है या विषय वस्तु क्या है। तो अब इतना हिंट है, हम जान गए कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है, तो विषय वस्तु चित्रकला का भी तो बौद्ध धर्म ही होगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और अब देखिए, अब ये अजंता के प्रारंभिक भित्ति चित्र सातवाहन वंश के राजाओं के संरक्षण में वाकाटक और गुप्त काल के समय के हैं, और ज्यादातर को संरक्षण शासक वर्ग ना दे करके व्यापारी दिया करते थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब इसका जो अजंता चित्रकला का विषय वस्तु है वो बुद्धिस्ट है। तो अब देखिए क्या चित्र किया जाएगा, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व, महायान बोधिसत्व, अलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, क्षितिगर्भा, सामंत भद्र, मंजूश्री आदि के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक चित्र चित्रित किए जाएंगे। बुद्ध और बोधिसत्व, जातक कहानियां या महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की मिथकीय कहानियां 550 के आसपास, ये बनारस के आसपास रची गई थी, और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का भाग है। तो जातक कहानियां,
गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो मिथकीय कहानियां हैं, इसके अलावा महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, जैसे घर छोड़ना, गृह त्याग, या जिसे महाबी निष्क्रमण कहा जाता है, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम 5 शिष्यों को दिए गया उपदेश, या फिर महात्मा बुद्ध का मृत्यु या महापरिनिर्वाण का घटनाक्रम, ये सब को चित्रित किया जाएगा। और इनके अलावा कुछ प्राकृतिक सुंदरता, नेचर की ब्यूटी, दैनिक जीवन के लोगों के कुछ चित्रण और यक्ष, यक्षिणियों, नागा आदि के चित्रण भी चित्रित किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, यक्ष और यक्षिणी, नागा, ये गैर बुद्धिस्ट, नॉन बुद्धिस्ट थीम्स हैं। तो बेसिकली बुद्धिस्ट थीम्स ही हैं। मूल रूप से बौद्ध विषय वस्तु ही लिया गया है चित्रण करने के लिए। और जो पेंटिंग की टेक्निक है ना, और कलर स्कीम है, तो पेंटिंग की टेक्निक और अजंता की जो कलर स्कीम है, ये इंटरेस्टिंग है। अब गुफा की दीवार पे भित्ति चित्र चित्रित करना है, तो गुफा की दीवार पर भित्ति चित्र चित्रित करने के लिए पहले गुफा की ऊबड़ खाबड़ दीवार को रगड़ रगड़ के सपाट करना पड़ेगा, प्लेन करना पड़ेगा, अनइवन सरफेस को इवन करना पड़ेगा। अब इवन सरफेस कर देंगे और उस पर पेंटिंग कुछ करेंगे तो सरक जाएगा। तो सरफेस को ऊबड़ खाबड़ से, गुफा की दीवार की सतह को ऊबड़ खाबड़ से प्लेन करने के बाद रगड़ के उसको खुरदुरा बनाया जाएगा। और खुरदुरा बना करके पेंट का आधार तैयार किया जाएगा, जिसमें पेंट किया जाएगा आधार। अब पेंट का आधार तैयार करने के लिए गाय का गोबर लिया जाएगा, गेहूं का भूसी, चूना पत्थर, और उसको मिला के घोल बनाया जाएगा। लेकिन वो चिपचिप नहीं होगा, स्टिकी नहीं होगा। तो स्टिकी के लिए फेविकोल डालना पड़ेगा। फेविकोल नहीं है उस जमाने में, लेकिन कुछ पेड़ होते हैं जिनके तने को थोड़ा थोड़ा काट दीजिए तो बड़ा चिपचिपा सॉल्यूशन निकलता है, जिससे जूते चप्पल भी चिपकाए जाते हैं। उसको गांव देहात में हमारे यहाँ सुलेशन कहते हैं, सुलेशन। लेकिन वो सॉल्यूशन होता है, बड़ा स्टिकी होता है। तो उस गोंद को उसमें मिला दीजिए, घोल में मिला दीजिए। तो अब वो घोल, गाय का गोबर, गेहूं का भूसी, चूना मिट्टी और गोंद, अब वो चिपचिपा हो गया। और उस लेप को उठा के गुफा की खुरदुरी दीवार पे ऐसे लगा दीजिए, पोत दीजिए। तो चित्र का आधार तैयार हो गया, पेंट बेस तैयार हो गया। अब एक बार अगर पेंट बेस तैयार हो गया तो अब आपको पेंटिंग करना है। तो अजंता के चित्रकार क्या करते थे, पेंटिंग करने के लिए रंग बिरंगे पत्थर लाते थे, हरे जो मिल जाए वो पत्थर लाते थे, और पत्थर को कूट के खूब कड़े पत्थर से एकदम चूरा बनाते थे, पाउडर। और फिर उसी पाउडर को टहनी से, ब्रश, टहनी का खूब कूच करके मुलायम करके उसको पेंट बेस पे पेंट करते थे। अब ये इनऑर्गेनिक कलर से ना, पत्थर वाले रंग है, ये क्रेयॉन्स नहीं है या पेंसिल कलर नहीं है या आज के जैसे नहीं है, ये सब पत्थर वाले कलर है। तो चूंकि इनऑर्गेनिक कलर्स हैं तो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कलर्स लिए गए, इसीलिए बच भी गए। अगर पेड़ पौधे से कलर लिए होते ना, वो अंदर चुकंदर, सरसों आदि से, तो बचते भी नहीं, क्योंकि वो तो नमी आती और नमी होती, और नमी में सब फंगस वंगस ग्रो करके फफूंद उसको खा चट के सफा चट कर जाते। हमें पता ही नहीं चलता कि अजंता की दीवारों पर कभी चित्र भी चित्रित किए गए थे, पता तक नहीं चलता, एविडेंस ना मिलता। वो तो अजंता के चित्रकारों का भला हो कि उन्होंने पत्थर का चूरा करके पेंटिंग किया था, तो बच भी गया इनऑर्गेनिक कलर्स। अब अगर पेंटर्स को, अजंता के पेंटर्स को चटक रंग खिलाने हैं, तो जिसपे वो झोल पे, पेंटिंग बेस पे पेंट कर रहे हैं, उसको सूखने देना पड़ेगा। तो गाय का गोबर, गेहूं का भूसी, चूना पत्थर और गोंद जो झोल बनाया और दीवार पे लगाया, उस दीवार को अगर सूख के पूरा सूखने दीजिए पेंट बेस को, और जब पेंट बेस सूख जाएगा और तब पेंट करेंगे तो चटक रंग खिल के आएंगे। और अगर थोड़े दबे दबे रंग चाहिए, मैट फिनिश चाहिए, तो अभी जब प्लास्टर सूखा ना हो तभी उस पे हल्का सा सूखा ना हो, हल्का सा गीला हो, तभी पेंटिंग कर दीजिए।
तो मैट फिनिश मिलेगा, चटक रंग नहीं खिल के आएंगे। तो अजंता के चित्रकार कलाकार दो प्रकार से चित्रकला चित्रित किया करते थे। एक को कहते थे फ्रेस्को और दूसरा कहलाता, ये हम कहते हैं टेम्परा। तो फ्रेस्को टेक्निक वो है जब पेंटर्स पेंटिंग पेंट बेस पे करते थे, तब जबकि पेंट बेस हल्का सा गीला ही होता था तो मैट फिनिश आता, और जब पेंट बेस कंप्लीटली ड्राई हो जाता और तब पेंट कर देते तो वो चटक रंग खिल के आता। तो ये जैसे यहां पे दो दिखे, ये एक उदाहरण टेम्परा का है, चटक रंग खिल के आए हैं, और ये उदाहरण है फ्रेस्कोस का, फ्रेस्को का। तो फ्रेस्कोस का मतलब यहां पे ये दबे दबे से चटक नहीं खिल रहे हैं, तो ये तब किया गया है पेंटिंग जब पेंट का बेस वो हल्का सा गीला है, और ये तब किया गया है जब पेंट बेस पूरी तरह से ड्राइड है, कंप्लीटली ड्राइड है, टेम्परा। तो ज्यादातर अजंता के ज्यादातर जो पेंटिंग्स है ना वो टेम्परा के हैं। अधिकांश चित्र अजंता के अधिकांश चित्र वो टेम्परा के हैं, वो फ्रेस्कोस के नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। टेम्परा टेक्निक को प्रिफर किया गया है ताकि रंग खिल करके आए। और जो फेमस पेंटिंग है, तो गुफाएं हैं ना, तो केव टेम्पल्स हैं। गुफा मंदिर संख्या 1 में बोधिसत्व, पद्मपाणि, वज्रपाणि और एक राजकुमारी जो डार्क कॉम्प्लेक्शन में है, ब्लैक नहीं कहेंगे, डार्क कॉम्प्लेक्शन में राजकुमारी है। और गुफा संख्या 2 में गौतम बुद्ध का जन्म और उनकी एक मिथकीय जन्म से जुड़ी हुई मिथकीय कहानी को दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है कि बुद्ध अपने जन्म के तुरंत बाद खड़े हो गए और 7 कदम चले, और 7 कदम चलने के बाद उन्होंने कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं और पुनर्जन्म नहीं लेने जा रहा हूं, अर्थात मैं निर्वाण की प्राप्ति करने जा रहा हूं। तो ऐसा तो कोई ह्यूमन बेबी नहीं होता है कि जो जन्म लेते ही चलने लगे, बोलने लगे, खेलने कूदने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है ये एक कहानी है जो महात्मा बुद्ध के जन्म के साथ जुड़ी हुई है, लोक प्रचलित बातों में कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। वही 7 कदम। गुफा संख्या 9 में नागराज स्तूप की पूजा करते हुए कुछ लोग दिखाए गए हैं। गुफा संख्या 16 में एक मरणासन्न राजकुमारी अजातशत्रु का चित्र है, मगध के राजा अजातशत्रु का चित्र है, और बुद्ध के जीवन की घटनाओं की प्रमुख घटनाओं के चित्र चित्रित किए गए हैं। तो ये अजंता, ठीक है, और ये अजंता ही लिया हमने इस यहां पर। अब देखिए, जो भित्ति चित्रकला की ये परंपरा है, ये अजंता और एलोरा से होते हुए वो दक्षिण भारत में पहुंचती है, और दक्षिण भारत में पल्लव और चोल और अन्य राजवंश के राजा जब मंदिरों का निर्माण कराते थे तो वे मंदिरों की दीवारों पर या गर्भगृह की दीवारों पर वो चित्रित करवाते थे। तो भित्ति चित्रकला की ये परंपरा दक्षिण की बाद की शताब्दियों में तमिलनाडु में दक्षिण में पल्लव, पांडे और चोलों के शासनकाल के दौरान क्षेत्रीय विविधताओं के साथ आगे बढ़ती है। 7वीं शताब्दी में एक पल्लव राजा हुए जिन्होंने गुफा मंदिरों का निर्माण कराया, महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन ने पन्नामलई, मंडगापट्टू आदि जगहों पर गुफा मंदिर बनवाए, और इन्होंने आदेश दिया कि इन गुफा मंदिर की दीवारों पर चित्रित किए जाएं। तो ये भित्ति चित्र आएंगे, ये भित्ति चित्र हैं, लेकिन हिंदू विषय वस्तु लिया जाएगा कि यहां पर हिंदू विषय वस्तु लिया जाएगा। अब मंडगापट्टू में एक लेख है, पत्थर पे महेंद्र वर्मन का एक लेख है, और उसमें महेंद्र वर्मन बता रहे हैं कि अपना कई रूप की कला में उनकी अत्यधिक रुचि है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो मंडगापट्टू के शिलालेख में महेंद्र वर्मन को वो खुद ही बता रहे हैं कि वो विचित्र चित्त हैं, विचित्र चित्त यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, क्यूरियस माइंडेड। चित्रकार पुली हैं, चित्रकारों में बाघ
टाइगर, मतलब एक प्रमुख चित्रकार बताया उन्होंने स्वयं को। और वो कह रहे हैं कि वो चैत्यकारी हैं, अर्थात मंदिर निर्माता हैं, जो कलात्मक गतिविधियों में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन की रुचि को दर्शाता है। और इन्हीं मंदिरों में पेंटिंग भी किया गया उनके निर्देशों पर। और फिर पांड्य राजवंश के राजाओं ने तिरुमलई की गुफाओं और वसल की जैन गुफाओं में भी चित्रकारी करवाई है, भित्ति चित्रकारी उकेरा गया है। और चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान ये भित्ति चित्रकला की परंपरा भी जीवित रही। और सबसे महत्वपूर्ण चोल मंदिर बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया, और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया। और इन दोनों ही शासकों ने इन मंदिरों के गर्भगृह की दीवारों पर या बाहर की दीवारों पर चित्रित करवाए, जिसमें भगवान शिव को अलग अलग रूपों में दिखाया गया। जैसे शिव जी त्रिपुरांतक में शिव जी राक्षसों के किलों का संहार करते हुए कैलाश पर्वत पर शिव जी हैं। शिव जी का नटराज रूप या कल्याण सुंदर मूर्ति रूप, कई रूपों में शिव जी को चित्रित कराया गया है। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं ना कि 1000 या 10वीं या 11वीं शताब्दियों में भित्ति चित्रकला से ट्रेंड थोड़ा हट रहा है। और ट्रेंड हट करके भित्ति चित्रकला से किधर की तरफ जा रहा है? भित्ति चित्रकला से हटते हुए ट्रेंड वो लघु चित्रकला की तरफ जा रहा है, जहां पे कपड़े पे और बाद में चल के आगे के वर्षों में कपड़े के बाद कागज और शीशों पर भी पेंटिंग करवाए जाने लगा। तो अब इसको लघु चित्रकला शैली कह रहे हैं। तो भारत में लघु चित्रकला शैली का प्रारंभ बिहार और बंगाल की तरफ पाल राजवंश के राजाओं ने करवाया, जो कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के मानने वाले थे। और 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों के दौरान या उसके भी थोड़ा सा पहले, यहां पे देखिए ना 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों के दौरान पाल राजाओं के तहत बौद्ध धर्म और दर्शन पर कई चित्र चित्रित करवाए गए, लेकिन वज्रयान शाखा ध्यान रखिएगा। और ये चित्र जो कपड़ों पे करवाए गए, ये संकलित हुए नालंदा महाबिहार में या फिर सोमपुरा विक्रमशिला में संरक्षित किए गए। और फिर आगे चल के इसी समय के आसपास थोड़ा आगे वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में भी ये लघु चित्रकला शैली आती है। और वहां पे जैन ग्रंथों का चित्रण वेस्टर्न इंडियन स्कूल बोलते हैं, एक बोलते हैं पाला स्कूल और एक वेस्टर्न इंडियन स्कूल। तो पाला स्कूल वज्रयाना बुद्धिस्ट है और वेस्टर्न इंडियन स्कूल गुजरात राजस्थान की तरफ वो जैना है, ठीक है। और यहां पे देखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण है कि बताया भी गया है कि वो पेंटिंग क्या है, जैसे आगे चल के मुगलों ने बताया। तो अब पाल राजवंश के राजाओं ने जो पेंटिंग करवाए ना, वो नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरा के बौद्ध मठ या महाविहारों में वो सुरक्षित किए गए। हालांकि इनमें से तुर्की आक्रमणकारियों ने जब मठों को तहस नहस किया, जैसे नालंदा के बारे में मिलता है कि कुछ हद तक डिस्ट्रॉय हुआ, या विक्रमशिला, तो विक्रमशिला का तो ज्यादा एविडेंस नहीं मिलता है कि टर्किश इन्वेजन में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नालंदा का थोड़ा बहुत मिल सकता है। और यहाँ पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई, ये सब संरक्षित किए गए। और पाल ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा या स्कूल से संबंधित हुआ करते थे। और जो पश्चिमी भारत में लघु चित्रकला शैली विकसित होती है वो 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में। और ये गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात मालवा में पश्चिमी भारतीय शैली। प्रेरक शक्ति इसमें गुजरात के चालुक्य राजवंश के राजा हैं, संरक्षक। और इन्होंने ही राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जैन धर्म को संरक्षण दिया। और फिर उधर में फिर कपड़ों पर वो जैन विषय वस्तु को चित्रित कराया गया। और यहां पर शारीरिक लक्षणों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया, जैसे आंखें ये बड़ी बड़ी और तिरछी तिरछी बनाई जाएंगी। तो ये एग्जैजरेशन ऑफ सर्टेन फिजिकल ट्रेट्स बोलते हैं इसको। ये कुछ फिजिकल ट्रेट्स का
एग्जैजरेशन, जैसे नाक ये लंबी सी ऐसे खड़ी और आंखें यहां तक ये पीछे तक जा रही हैं। एग्जैजरेशन ऑफ फिजिकल ट्रेट्स, ये पश्चिमी भारत में लघु चित्रकला शैली की कुछ खास बातें हैं। फिर उसके बाद ना मुगल लघु चित्रकला शैली आ जाता है, और मुगल लघु चित्रकला शैली में ये लघु चित्रकला शैली मिनिएचर पेंटिंग में इसका प्रारंभ करना चाहता तो बाबर चाहता था। तो बाबर एक कला प्रेमी व्यक्ति था और उसने तुर्की चगताई तुर्की भाषा में अपना ऑटोबायोग्राफी, जिसको बोलते हैं ना मेमोयर, संस्मरण लिखा है, तुजुक ए बाबरी। और तुजुक ए बाबरी का ही फारसी में जो अनुवाद है वो बाबरनामा कहलाता है। तो बाबर जो भी था, ठीक है, कला प्रेमी था। हम अभी बाबर को सिर्फ इसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि वो एक कला प्रेमी व्यक्ति था, और बाबर चाहता था कि मुगल लघु चित्रकला शैली का एक विभाग अलग से स्थापित कर ले, और वो चाहता भी था विभाग स्थापित करना, परंतु कर नहीं पाया क्योंकि उसको ज्यादा समय नहीं मिला। 1526 में उसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके, मार करके, और उसने मुगल सल्तनत की नींव डाली। और फिर वही सोच रहा था कि लघु चित्रकला शैली विभाग बना लेगा, और उसने ईरान के एक बहुत बड़े चित्रकार बिहजात को निमंत्रण भेजा और बिहजात को बोला कि तुम मेरे दरबार आगरा में आ जाओ। और बिहजात ने मना कर दिया, चलो चलो हटो, तुम्हारा दरबार इतनी सा फिद्दी सा दरबार है, छोटा सा किंगडम है, मैं इतना बड़ा चित्रकार हूं फारस का, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहा। तो बाबर actually wanted to open up the Mughal school of miniature painting, but he couldn't do so because of refusal of Bihjat, the most famous and the greatest painter of Persia. तो फारस के उस महान चित्रकार बिहजात ने बाबर के न्योता को अस्वीकार कर दिया, और इस प्रकार बाबर जो मुगल लघु चित्रकला विभाग बनाना चाहता था वो बना नहीं पाया। फिर 1530 में बाबर मर जाता है। बाबर को उसका बेटा हुमायूं रिप्लेस करता है, और 1540 में हुमायूं को भारत से खदेड़ के भगाता है शेरशाह सूरी, अफगानी शेरशाह सूरी। और 1539 में चौसा और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज। तो चौसा और कन्नौज में बुरी तरीके से हुमायूं को पीटता है शेरशाह सूरी और खदेड़ देता है ईरान। तो हुमायूं ईरान भाग जाता है, पर्शिया के राजा के यहाँ, शाह के यहाँ, पर्शिया के राजा के यहाँ भाग जाता है। फिर 1540 से 1545 में उत्तरी भारत में शेरशाह सूरी का शासन होता है। फिर 1545 में शेरशाह सूरी कालिंजर के किले का, मध्य प्रदेश के किले का घेरा डाले हुए था, और एक तोप का गोला उसका तोपची दागता है। वो तोप का गोला किले की दीवार से टकरा करके नहीं फटता है, और वो लुढ़क के शेरशाह सूरी के पास आता है और पूछता है क्या मैं फट जाऊं। तो शेरशाह सूरी, अब तो आई हो भाई, तोप के गोले फट जाओ। तो तोप का गोला फटा, शेरशाह सूरी बेचारा मर गया उस एक्सीडेंट में। तो खैर मरते मरते उसको पता चल गया कि कालिंजर का किला जीत लिया उन लोगों ने। तो 1545 में शेरशाह सूरी मर गया। फिर उसके कमजोर उत्तराधिकारी आ जाते हैं, तो उधर हुमायूं को पता चलता है ऐसा ऐसा हो गया। तो 1555 में वो तैयारी करता है, ईरान के राजा की मदद से सेना बनाता है, फिर वहां से चलता है और शेरशाह सूरी के वंशज सिकंदर सूर को बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और बैटल ऑफ कन्नौज में, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और बैटल ऑफ सरहिंद में पराजित करता है और अपना साम्राज्य वापस पा लेता है हुमायूं। और ये इतिहास में कभी कभी हुआ है किसी किसी के साथ कि साम्राज्य खोया हो और फिर से 15 साल के बाद दोबारा मिल गया हो। लेकिन जैसे ही साम्राज्य दोबारा मिला, हुमायूं दिल्ली में शेर मंडल, एक लाइब्रेरी था शेर मंडल, और मजे की बात है लाइब्रेरी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते वो लुढ़क गया, और लुढ़कते लुढ़कते हुमायूं मर गया। तो हुमायूं मर तो गया। अब हुमायूं भी चाहता था कि मुगल लघु चित्रकला विभाग बनाए, और इसके लिए उसने काम भी किया था कि जब वो फारस से लौट रहा था ईरान से, तो उसने बिहजात के 2 शिष्यों को अपने साथ ले लिया था, अब्दुस समद खान और मीर सैयद अली। लेकिन इसके पहले कि चित्रकला विभाग खुलता, हुमायूं ही चल दिया। तो अब हुमायूं के बाद उसके बेटे अकबर ने उसको रिप्लेस किया, जलालुद्दीन अकबर। और अकबर जब गद्दी पे बैठा तो 13.5 साल का है। तो थोड़ा जब बड़ा हो गया तो 18 साल का हो गया, जब अकबर सेंस आ गया अच्छे से, तो अकबर ने 1560 में मुगल चित्रकला विभाग खोला, उन्हीं दोनों चित्रकारों की मदद से जो हुमायूं लेकर आया था ईरान से, अब्दुस समद खान और मीर सैयद अली। तो अकबर को यह श्रेय जाता है कि वो मुगल लघु चित्रकला विभाग खोल पाया, लेकिन वो ईरान के 2 चित्रकारों की सहायता से, अब्दुस समद खान और मीर सैयद अली। तो यहां हम इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर चित्रकला विभाग की स्थापना ही फारस के 2 चित्रकार, ईरान के 2 चित्रकार कर रहे थे, तो मुगल लघु चित्रकला शैली राइट फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग, एकदम आरंभिक काल से ही किसके प्रभाव में आ जाएगी? फारस की।
पर्शिया की चित्रकला, लघु चित्रकला शैली के प्रभाव में आ जाएगी। और अकबर के समय तक मुगल दरबार में यूरोपीय लोग, पुर्तगाली वगैरह ये सब आने लगे थे, अंग्रेज नहीं पुर्तगाली ये सब थे, तो उनकी वजह से मुगल लघु चित्रकला शैली पर यूरोप का भी प्रभाव पड़ा। तो मुगल लघु चित्रकला विभाग खुलते ही उस पे दो प्रभाव पड़ा, बाह्य प्रभाव। एक ईरान की लघु चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ गया और दूसरा यूरोप की लघु चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ गया। तो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग केम अंडर द इन्फ्लुएंस नॉट ओनली ऑफ पर्शियन बट आल्सो द यूरोपियन स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, शुरू से ही। ठीक है, तो अकबर को यह श्रेय गया। हाँ, और अकबर ने एक बढ़िया काम किया कि उसने पूरा का पूरा महाभारत, तो महाभारत का पहले तो फारसी में अनुवाद कराया गया, ट्रांसलेशन। तो जब फारसी में अनुवाद हुआ तो उससे कहा गया रज़्मनामा, युद्ध के विषय में, महाभारत के युद्ध के विषय में रज़्मनामा। और पूरे रज़्मनामा का चित्र, पेंट बुक, चित्र पुस्तक तैयार किया गया। देख रहे हैं, चित्र बुक, पेंट बुक, पूरा पेंट बुक तैयार किया गया। और पेंट बुक तैयार किया गया तो एक तरफ पेंटिंग और उसके नीचे या ऊपर में उस पेंटिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन। जैसे देखिए यहां पे ना कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान है और उनके नाभि से कमल निकल रहा है, पद्मनाभ भगवान विष्णु, और उस नाभि पे साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं। या फिर यहां पर चतुर्भुज भगवान विष्णु को चित्रित किया गया है और चतुर्भुज भगवान विष्णु जो कि साक्षात उन्हीं के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण। और चतुर्भुज भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी अपने चार भुजाओं में चार प्रतीक चिन्ह धारण करते हैं, शंख, गदा, कमल और उनका अपना आयुध सुदर्शन, जो दिखने में सुंदर है लेकिन बड़ा खतरनाक, सुदर्शन चक्र, जिससे वो दुष्ट पापियों का नाश करते हैं, अधर्म को हटा के धर्म की स्थापना करते हैं। तो अब अकबर के शासनकाल में लघु चित्रकला शैली और विभाग की स्थापना हुई और रज़्मनामा और खानदान ए तैमूरिया, तैमूर का खानदान, ये मुगल सब तैमूर के वंशज मानते थे अपने आप को, तो ये उसी का पूरा खानदान का चित्र चित्रित करते थे। ठीक है, तो खानदान ए तैमूरिया और रज़्मनामा का पेंट बुक तैयार किया गया। फिर अकबर की डेथ के बाद फिर जहांगीर ने मुगल लघु चित्रकला को आगे बढ़ाया। अब जहांगीर की खास बात यह है कि ये खुद एक बहुत अच्छा चित्रकार था, तो ये चित्रकला को चरम सीमा पर लेकर के चला जाएगा। तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल लघु चित्रकला का चरमोत्कर्ष कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। और इसके समय में, इसके पहले से ही, अकबर के समय से ही शेडिंग, छायांकन और परिप्रेक्ष्य, सेंस ऑफ डिस्टेंस के शेड्स बनाना, शेड बनाते हैं ना, तो जब शेड बनाते हैं तो 3 डायमेंशनल इंपैक्ट आता है पेंटिंग में। ठीक है, शेडिंग और परिप्रेक्ष्य होता है दूरी का उचित अनुपात ध्यान में रखना कि अगर चिड़िया पास में उड़ रही है तो चिड़िया बड़ी बनेगी और अगर चिड़िया दूर होती जा रही है तो चिड़िया का आकार छोटा होता जाएगा पेंटिंग में। इसी को पर्सपेक्टिव कहते हैं या सेंस ऑफ डिस्टेंस कहा जाता है। तो शेडिंग और पर्सपेक्टिव जो मुगलों ने इंक्लूड किया अपने मिनिएचर पेंटिंग में, ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस था, यूरोप की चित्रकला शैली का प्रभाव था। और अकबर के दरबार के कुछ प्रमुख चित्रों में दसवंत, मिस्किन, बसावन, नान्हा, कान्हा, मनोहर, केसु, भीम गुजराती, धर्मदास, मधु, सूरदास, शंकर, गोवर्धन, इनायत आदि थे। ठीक है, और फिर जहां अकबर और तो जहांगीर फिर जो आएगा ना, तो अब देखिए ये जहांगीर है, तो जहांगीर जो अपना पोर्ट्रेट बना रहा है ऐसे जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भगवान देवता ही साक्षात हो गया हो। तो अब जो भी है, अब जहांगीर भाई उस वक्त शासक था, जो भी बनवाता, तो जहांगीर के अधीन चित्रकला अधिक ज्यादा आकर्षक हुई, इसमें और रिफाइंड हुई, शोधन हुआ और उसको डिग्निटी मिली। जहांगीर प्रकृति प्रेमी व्यक्ति था और प्रकृति के प्रति बहुत अट्रैक्टेड रहता था, तो इसीलिए देखिए वो पुष्पीय आकृतियां, फूल, पौधे, जानवर आदि के चित्रण में आनंद लेगा। ठीक है, और इसने
एनिमल फेबल बुक, जानवरों की, जैसे पंचतंत्र वगैरह है ना, तो जानवरों की कथाओं वाली पुस्तक का भी पेंट बुक तैयार किया, उसको कहते हैं अयार दानिश। अयार दानिश तो पशु पक्षी पुष्प आदि पे पेंटिंग करवाता था। तो जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार में आकारिजा आकारिजा अबुल हसन, मंसूर, बिसनदास, मनोहर, गोवर्धन, ये लोग हैं। मुखलिस, भीम, इनायत आदि। भाई जहां अकबर मरा था उसके पेंटर थोड़ी ना मर गए थे, तो अकबर वाले पेंटर जहांगीर के भी तो पास होंगे, कुछ शायद एक दो ना हो लेकिन ज्यादातर तो वही रहेंगे। तो जहांगीर के शासनकाल के ज्यादातर पेंटर वही हैं जो अकबर के शासनकाल के हैं। हाँ, एक खास बात यह है कि जहांगीर का एक चित्रकार जो अबुल हसन है ना, अबुल हसन, इनको जहांगीर ने उपाधि दिया था कि आप सारे जमाने में सबसे अच्छे चित्रकार हो। नादिर उज जमा, सारे जमाने के बेहतरीन अबुल हसन। ठीक है। मंसूर जो थे वो पशु पक्षियों के चित्रण में महारत हासिल रखते थे। बिसनदास पोर्ट्रेट पेंटिंग करते थे, रूप चित्रण करते थे। इसीलिए औरंगजेब ने बिसनदास को फारस भेजा था एक कूटनीतिक मिशन पे कि वो फारस के राजा का पोर्ट्रेट रूप चित्रण तैयार करे। ठीक है। तो ये प्रमुख प्रमुख चित्रकार। अब देखिए फ्लोरल स्टडीज, फ्लावर स्टडीज बनवा रहा, पेंट करवा रहा है। पक्षियों को पेंट कर रहा है, तोता, बंगाल फ्लोरिकन, साइबेरियन सारस, तुर्की मुर्गा, और ये पंछी मॉरिशस का जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका। ठीक है ना। तो मॉरिशस का ये पक्षी डोडो है जो मॉरिशस पहुंच जाता है, आइलैंड मॉरिशस में। तब मॉरिशस में मनुष्य नहीं रहते थे, और जब ये पंछी पहुंचे डोडो मॉरिशस, तो इन्हें वहां बहुत खाना ही खाना आराम, कोई शिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो डोडो खा खा के ठूस ठूस के ये बल्की हो गए, भारी हो गए, उड़ने की इनकी क्षमता धीरे धीरे खत्म होती गई, और छुपने या शिकार वाला सब कुछ था ही नहीं वहां पे, शिकारी। फिर मॉरिशस में लोग पहुंच गए, मनुष्य पहुंच गए। फिर मनुष्य अपने साथ चूहे और ये शिकारी, एड़िए, भेड़िए, कुत्ते, ये सब लेके पहुंच गए। और ना केवल मनुष्यों ने बल्कि अन्य कार्निवोर्स ने डोडो को मार के खाना शुरू किया। बेचारे अब उड़ ही नहीं पाते थे, सारे के सारे डोडो मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो मुगलों के टाइम पे वो लोग जानते थे डोडो होता है मॉरिशस। अब जहांगीर के बाद शाहजहां, तो शाहजहां के तहत मुगल चित्रकला, अब जहांगीर का तो चरमोत्कर्ष है, स्वर्णकाल है, तो शाहजहां का इंटरेस्ट पेंटिंग में ज्यादा नहीं है, वो आर्किटेक्चर में, स्थापत्य कला, वो ताजमहल बनवा रहा है, शाहजहानाबाद, आगरा का, सॉरी, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। फिर भी उसने पेंटिंग का क्वालिटी मेंटेन किए रखा, और उसके प्रमुख कलाकारों में बिचित्तर, चिंतारमण, अनूप चतर, मोहम्मद नादिर समरकंदी, इनायत और मकरध्वज आदि थे। लेकिन आप जानते हैं कि औरंगजेब रूढ़िवादी, प्यूरिटन, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स रूलर था, और उसने पेंटिंग बोला ये सब गैर इस्लामिक है, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, म्यूजिक सब बंद करो, उसने सब बंद करा दिया। तो एकदम से मुगल लघु चित्रकला विभाग जब बंद हुआ ना, तो पूरी मुगल लघु चित्रकला शैली अचानक से बैठ गई, कोलैप्स कर गई, और सारे चित्रकार बर्बाद हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। अब वो तब तक प्रांतों का, क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होने लगा था औरंगजेब के मरने के बाद, और जो इसके दरबारी थे मुगल चित्रकार दरबार में, वो सब प्रांतीय राजवंशों की ओर अपना चले गए कि वहां उन्हें जॉब मिल गया। ठीक है। तो अब यहीं से हम ये भी देखते हैं कि प्रांतीय जो लघु चित्रकला है ना, ये मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत और राजस्थानी चित्रकला शैलियां हैं, ये 17वीं से 19वीं शताब्दी, ये भी लघु चित्रण ही है। तो राजस्थानी और पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला की कला, अब देखिए भारतीय परंपराओं से, सब्जेक्ट मैटर भारतीय परंपराओं से लिया जाएगा, सेंट्रल इंडिया और राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्रकला शैलियों में। तो भारतीय महाकाव्यों से लिया जाएगा सब्जेक्ट मैटर, जैसे रामायण एवं महाभारत,
पौराणिक ग्रंथों से लिया जाएगा सब्जेक्ट मैटर, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, शिवस्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, और प्रेम कहानियों से जैसे कि जयदेव का गीत गोविंद भगवान श्री कृष्ण के लिए गीत, भारतीय लोक कथाओं और संगीत के विषयों से लिया गया। रामायण महाभारत, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, जयदेव का गीत गोविंद के चित्र। तो इन ग्रंथों ने चित्रकारों को बहुत ही समृद्ध क्षेत्र, डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर दिया, जहां पे ये धड़ल्ले से अपने पेंटिंग की स्टाइल को, चित्रकला की शैली को प्रदर्शित कर सकते थे, दर्शा सकते थे। अब जो राजस्थानी चित्रकला शैली ना, वो मेवाड़ की शैली, मेवाड़, इसमें हम मेवाड़ का उदाहरण लेते हैं, 2-3 उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। तो मेवाड़ की जो पेंटिंग है ना, उसको रागमाला पेंटिंग कहते हैं। रागमाला का मतलब होता है कि राग पर आधारित चित्र, जैसे हर राग का अपना एक रिदम होता है, उतार चढ़ाव होता है, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसे जो उतार चढ़ाव होता है ना, उस वही उतार चढ़ाव पेंटिंग में भी आपको कलर में, कलर संयोजन में, रंगों के संयोजन में, चित्रकला की शैली में वो सब उतार चढ़ाव दिखाई देगा। इसको रागमाला पेंटिंग कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक राग है, राग भैरवी, सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी, मुझे राग तो नहीं पढ़ने आता, अब समझाने के लिए बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं कोई फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं हूं, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। तो राग जो है ना, अब जैसे राग भैरवी है, तो राग भैरवी सुबह सुबह का गीत, ये राग है, अर्ली मॉर्निंग रागा है। और पंडित विलायत खान तो कहते थे कि राग भैरवी एक ऐसा राग है जो साक्षात भगवान शिव के मस्तिष्क में निवास करता है। तो अगर राग भैरवी पे आधारित कोई पेंटिंग बनाया जाएगा तो उसमें सुबह का समय दिखाया जाएगा, अर्ली मॉर्निंग दिखाया जाएगा, जब सूर्य देवता का उदय हो रहा है और वो उनकी किरणें फैल रही हैं, और नदी में वो हल्की सी लालिमा आसमान पे और छाई हुई लालिमा, और नदी के रिफ्लेक्शन में वो दिख रहा है, और नदी में एक्वाटिक बर्ड्स हैं, बत्तख वत्तख हैं, कमल, ये सब कुछ ऐसा दिखे तो अद्भुत दृश्य लगेगा। तो इसी को रागमाला पेंटिंग बोलते हैं। तो सबसे पुराना इसका ये जो पेंट किया गया ना, वो मिसर्दी, एक चित्रकार थे मिसर्दी द्वारा चित्र किया गया। और चावंड, चावंड थोड़े समय के लिए राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने, जब वो अकबर के विरुद्ध लगातार संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो चावंड में ये चित्र चित्रित कराए गए, रागमाला की पूरी श्रृंखला, और इसको संरक्षित किया श्री गोपी कृष्ण कनोरिया ने। और इसके महत्वपूर्ण चित्र चित्रित किए गए थे साहिबदीन, 1628 में साहिबदीन। तो मेवाड़ रागमाला चित्र के 2 महान चित्रकार जो हुए वो रुकनुद्दीन और शहाबुद्दीन हुए हैं। ठीक है, फिर मेवाड़ के बाद बूंदी शैली आता है राजस्थानी में। तो बूंदी, कोटा बूंदी है ना, कोटा शैली, बूंदी शैली, हम बूंदी को ले लेते हैं। तो बूंदी शैली मेवाड़ शैली से करीब है, लेकिन मेवाड़ से ज्यादा परिष्कृत है, ज्यादा श्रेष्ठ है। मेवाड़ शैली बहुत श्रेष्ठ नहीं है, बहुत रिफाइंड नहीं है, लेकिन आम जनता के बीच में मेवाड़ शैली अधिक लोकप्रिय, बूंदी कम लोकप्रिय है। और एक और भी ये बात कि मेवाड़ लघु चित्रकला शैली पे मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बूंदी, कोटा बूंदी चित्रकला शैली, किशनगढ़ चित्रकला शैलियों पर मुगल लघु चित्रकला शैली का स्पष्ट प्रभाव नजर आता है। और 17वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में रसिक प्रिय चित्रकला की एक श्रृंखला है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को एक गोपी से बटर लेते हुए, मक्खन लेते हुए दिखाया गया है, और पृष्ठभूमि में पेड़ पौधे, नदी है, नदी में फूल पक्षी दिखाई दे रहे हैं। और तो बूंदी शैली की थोड़ी अजीब विशेषताएं हैं, मतलब बढ़िया विशेषताएं, अजीब का मतलब यहाँ पे बढ़िया से है, जैसे चटक रंग, सुनहरे रंग में उगता सूरज, सुर्ख लाल क्षितिज, क्षितिज मतलब जहां पे हमें आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहां पे लालिमा छाई हुई दिखाई देगी। तो अर्ध प्राकृतिक पेड़ पौधे बनाए जाएंगे, सेमी नेचुरलिस्टिक, कुछ इस तरह से देखिए, ये कलर क्रिम्सन, हॉराइजन रेड, ये पेड़ पौधे बनाए गए हैं, ये कृत्रिम टाइप के लग रहे हैं, उतने प्राकृतिक नहीं लग रहे हैं। और मुगल प्रभाव, ये चेहरों को पेंट करने में, कुछ ऐसे में मुगल प्रभाव यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा।
और फिर किशनगढ़ शैली है। तो 18वीं शताब्दी के दौरान किशनगढ़ शैली को प्रश्रय दिया था राजा सावन सिंह ने। उन्हीं की संरक्षता में ये बढ़ा और ये मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में, किशन जी भगवान श्री कृष्ण को ही बोलते हैं, कृष्ण किशन। और अब इसमें किशनगढ़ लघु चित्रकला ना उपलब्धि नहीं है, बहुत थोड़े से चित्र बचे हुए हैं। और इसके सबसे बड़े चित्रकार जो मास्टर पेंटर थे वो निहाल चंद थे, और इन्होंने बहुत सारे, तो यहां पे देखिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग है इसका, ये है बनी ठनी। तो अगर आप राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, यहां कहीं पर भी घूमने गए ना, तो आप वहां पे जरूर देखेंगे बनी ठनी। ये मूल रूप से किशनगढ़ शैली ना, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए ही 100% समर्पित रही है। ठीक। और फिर इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें मुगल और राजपूताना पेंटिंग का तुलनात्मक अध्ययन, तो अगर हम सब्जेक्ट मैटर लें तो हमें समझ में आता है कि राजपूताना जो मिनिएचर पेंटिंग है, शुरू में तो वो वॉल पेंटिंग है, लेकिन बाद में वो मिनिएचर पे शिफ्ट कर जाते हैं, कपड़े वगैरह पे शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन मुगल चित्रकला शैली कभी भी भित्ति नहीं है, वो गुफा या मंदिर या किलों की दीवारों पे चित्रकारी नहीं करवाते थे, वो सीधे कपड़ा, शीशा, कागज पे चित्रकारी करवाते थे। तो राजपूताना जो या राजस्थानी लघु चित्रकला शैली, वो शुरुआती दौर में म्यूरल है, भित्ति है, बाद में लघु हो जाती है। मुगल हमेशा से शुरुआती दौर से लघु है। और राजस्थान पेंटिंग ना, मिनिएचर पेंटिंग, वो धार्मिक ग्रंथों पे आधारित भक्ति भाव है। और यद्यपि कि मुगल भी रामायण और महाभारत के सब्जेक्ट मैटर ले रहे हैं, लेकिन भक्ति भाव थोड़ा सा मिसिंग है, उसका झुकाव धर्मनिरपेक्ष होगा बजाय धार्मिक होने के। और शाही दरबार के दृश्य, युद्ध के दृश्य, शिकार के दृश्य, जानवर, पशु पक्षियों के दृश्य ज्यादा डोमिनेट करेंगे मुगल लघु चित्रकला में। और अगर हम विशिष्टताओं की बात करें, प्रतीक चिन्हों की बात करें, तो राजपूत पेंटिंग में या सेंट्रल इंडिया पहाड़ी स्कूल में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग मुख्य रूप से किया गया है, धार्मिक प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया है। और अगर हम और इधर मुगलों में देखेंगे तो वो प्रतीक चिन्ह धार्मिक नहीं होंगे, वो हर हालत में धर्मनिरपेक्ष, जैसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स, फ्लोरल डिजाइन्स, वो ये कुछ किया जाएगा। और अगर पेंटिंग देखें तो मुगल थोड़े पहले के हैं, 16वीं 17वीं, और राजपूताना 17वीं एवं 18वीं में है। ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं कॉलोनियल पेंटिंग पे, औपनिवेशिक काल की, अंग्रेजों के काल की चित्रकला, औपनिवेशिक चित्रकला। तो जब भारत में सबसे पहले जो हमारा राज्य, किंगडम, अंग्रेजों के गुलामी में गया, आधिपत्य में गया, वो बंगाल था। ठीक है ना। तो बंगाल में इन्होंने अपना, अंग्रेजों ने शासन प्रारंभ किया, तो बंगाल में कई पेंटर्स आए। तो जैसे बंगाल में जो कुछ पेंटर्स आए ना, वो उनमें कुछ थे, जैसे उनका नाम था, एक दो का बताता हूं आपको, जोहान जुफैनी, थॉमस डैनियल, विलियम डैनियल चाचा भतीजे, थॉमस एंड विलियम डैनियल, जोहान जुफैनी, ये सब जब आए ना, तो इन्होंने बंगाल में अपनी चित्रकला को इंट्रोड्यूस किया। यूरोपियन, वो ब्रिटिश वाला जो पेंटिंग स्टाइल था ना, मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल, उसको पेंटिंग किया। तो ये जैसे थॉमस डैनियल चाचा भतीजा, थॉमस डैनियल, विलियम डैनियल 1785 में बंगाल आते हैं, भारत में बंगाल आते हैं। और तब तक 1785 तक तो अंग्रेज बंगाल को अपने पूरी तरह से कंट्रोल में ले ही चुके थे, शासन में ला चुके थे। और इन लोगों ने जो जिस बात को जोर दिया ना, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी औपनिवेशिक चित्रकला शैली प्रारंभिक काल की, कि जो जैसा है उसको वैसा पेंट कर दो, छुपाने का कुछ नहीं है, रियलिस्टिक है। अब जैसे मान लीजिए कि मुगल हैं और मुगल चित्रकार जहांगीर को बना रहे हैं। अब जहांगीर के मुंह, यहां पे चेहरे पे कोई मोल है, मस्सा है, तो मस्सा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर अंग्रेज पेंट करेंगे बंगाल में, जोहान जुफैनी, विलियम और थॉमस डैनियल, तो अगर वो चेहरे पे मस्सा है तो मस्सा भी पेंट कर देंगे, वो आएगा। अगर बाल कम है तो कम ही बाल रखे जाएंगे। तब जैसे ये वॉरेन हस्टिंग के कम बाल हैं तो वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये एक परिवार का पेंटिंग है, ये वॉरेन हस्टिंग और उसकी फैमिली का पेंटिंग है, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन करके आया था। तो यहां पे रियलिज्म आ रहा है। तो जब यूरोपीय चित्रकार बंगाल आ रहे हैं तो ये रियलिस्टिक पेंटिंग पे फोकस कर रहे हैं, आइडियलिस्टिक पेंटिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इनका पूरा फोकस है
रियलिस्टिक पेंटिंग। और फिर बंगाल का दरबार जो है ना मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद में जो पेंटर, दरबार में जो पेंटर्स हैं वो सीख रहे हैं अंग्रेजों के पेंटिंग से, अंग्रेजों की शैलियों से सीख रहे हैं। और वो अंग्रेजों से ये भी सीख रहे हैं मुर्शिदाबाद के पेंटर्स बंगाल के दरबार में कि वो 3D पेंटिंग कैसे किया जाता है, और दूरी का उचित अनुपात, शेडिंग एंड पर्सपेक्टिव, शेडिंग एंड पर्सपेक्टिव है। जैसे ये मुर्शिदाबाद दरबार, बंगाल कोर्ट, तो और ये लोग भी रियलिज्म को प्रमोट करेंगे क्योंकि अंग्रेज पेंटर्स के आते ही वास्तविकता पे जोर दिया जाने लगा, रियलिज्म। तो ये वास्तविकता का जो चित्रण है ना, वो बंगाल के मुर्शिदाबाद के नवाबों की जो राजधानी हुआ करती थी कभी किसी जमाने में, जब अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया था तो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। तो वहां पे वो सब चीजें दिखेंगी, अंग्रेजों के पेंटिंग स्टाइल का इंपैक्ट पड़ेगा और रियलिज्म की तरफ शिफ्ट होगा पेंटिंग, और 3D का इंपैक्ट आएगा शेडिंग की वजह से, और दूरी का उचित अनुपात पे भी ध्यान दिया जाएगा, और जो जैसा है वैसा बना दिया जाएगा, चेंज वेंज नहीं किया जाएगा। और लेकिन ये तो दरबार की बात हो गई, लेकिन जो कॉमन सर्कल में है ना, कॉमन सर्कल आम लोगों के बीच जो चित्रकला शैली का विकास होता है, जो ज्यादा पॉपुलर है, उसको कह रहे हैं कालीघाट आर्टिस्ट, कालीघाट के कलाकार जो पेंटिंग कर रहे हैं। तो अब कालीघाट के कलाकार जो पेंटिंग कर रहे हैं ना, वो आम लोगों वाली पेंटिंग है, दरबारी पेंटिंग नहीं है। और वो लोग, उनमें पटुआ और कुम्हार हैं, जो रस्सी बनाने, चटाई बनाने वाले लोग हैं, और जो मिट्टी के बर्तन बनाने, तो चूंकि मिट्टी के बर्तन बनाते थे ना तो पेंट वेंट करते रहते थे, तो मिट्टी के बर्तनों पे पेंट, दीवारों पर पेंट, छतों पर, फर्श पे पेंट करते थे। तो ये एक पेंटिंग स्टाइल डेवलप कर गया, कालीघाट पेंटिंग बोलते हैं इसको। तो पौराणिक विषय वस्तु, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, ठीक है, ये सब पेंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मां काली का चित्रण किया गया है, यहाँ पे भगवान शिव का, माता पार्वती का चित्रण किया गया है। ये कालीघाट के चित्रकार करते थे। और ये कालीघाट के चित्रकार क्या करते थे, कागज का एक लंबा सा टुकड़ा लेते थे। अब इनके पास पैसा वैसा तो ज्यादा है नहीं भाई, तो ये कागज का ये लंबा सा एक टुकड़ा लिया और इस पे पेंटिंग वेंटिंग कर लिया, और इसको गोल गोल घुमा के लपेट दिया, स्क्रॉल ऐसे घुमा दिया, और जहां दिखाना होगा ऐसे पूरा खोल दिया, फिर बंद कर दिया, फिर खोल दिया, स्क्रॉल पेंटिंग। तो कालीघाट के लोकल सर्कल में लोकल चित्रकारों ने, पटुआ और कुम्हार, इन लोगों ने स्क्रॉल पेंटिंग विकसित किया क्योंकि संसाधन कम है, पैसा कम है। कालीघाट तो मुर्शिदाबाद से होते हुए कालीघाट। फिर एक दौर आएगा जब धीरे धीरे करके राष्ट्रवाद भारत में जोर पकड़ने लगेगा, और राष्ट्रवाद में जब चित्रकला जुड़ेगी तो चित्रकला में राष्ट्रवाद आएगा। तो नेशनल आर्ट, यहां से नेशनल पेंटिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब उस आर्ट प्लस नेशनलिज्म का रिप्रेजेंटेशन करते हैं राजा रवि वर्मा। अब ये बहुत बड़े पेंटर हुए हैं भारत के। अब ये इनको, अब आप सोच रहे हो भाई ये पेंटर हैं तो फिर राजा कैसे हो गए? हाँ, ये राजा ही थे। ये त्रावणकोर, केरल में त्रावणकोर की रियासत थी और वहां के राज परिवार से संबंधित थे ये। और इन्होंने क्या किया कि भारतीय विषय वस्तुओं पर, खास तौर पे हिंदू पौराणिक विषय वस्तुओं पर चित्रण प्रारंभ किया। जैसे हंस से बातें करती हुई स्त्री, नल दमयंती, माता सरस्वती, और ये स्वयं राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो महिला जो विचारों में खोई हुई है, अर्जुन और सुभद्रा का चित्रण, और इंद्रजीत है ना, इंद्रजीत वो मेघनाथ, रावण का बेटा होता है, जो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मार देता है तो मूर्छित हो जाते हैं, वो इंद्रजीत की विजय, शकुंतला का पोर्ट्रेट बनाना, तो ये इन्होंने शुरू किया। राजा रवि वर्मा, पेंटिंग प्लस नेशनलिज्म। लेकिन राजा रवि वर्मा के साथ एक दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आई कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग का जो स्टाइल था वो यूरोपियन स्टाइल था, स्वदेशी नहीं था। सब्जेक्ट मैटर स्वदेशी है, ठीक है ना, स्वदेशी सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु स्वदेशी है, लेकिन पेंटिंग का जो ट्रीटमेंट है ना, वो शैली, वो ट्रीटमेंट यूरोपियन है, विक्टोरियन एज का पेंटिंग स्टाइल है, यूरोपियन
विक्टोरियन पेंटिंग स्टाइल। और उधर 1905 तक आते आते माहौल पकड़ने लगा था स्वदेशी आंदोलन का, क्योंकि बंगाल में वो जो ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल था वायसरॉय लॉर्ड कर्जन, उसने बंगाल प्रांत को धार्मिक और भाषाई आधार पे बांटने का निर्णय लिया था। और उसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब स्वदेशी आंदोलन में सारा जोर स्वदेशी पे आ गया, इंक्लूडिंग आवर पेंटिंग, चित्रकला को शामिल करते हुए। तो जो स्वदेशी पेंटर्स उभरे, जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे महान चित्रकार और फ्रीडम फाइटर अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस, अब ये लोगों ने चित्रकला में पूरी तरह से स्वदेशी टच दिया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया राजा रवि वर्मा की चित्रकला शैली को। बोला नहीं, हम राजा रवि वर्मा की चित्रकला शैली को अडॉप्ट नहीं करेंगे, इनमें सब्जेक्ट मैटर जरूर देशी है लेकिन ट्रीटमेंट विदेशी है और हम ट्रीटमेंट स्वदेशी चाहते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस जैसे महान चित्रकारों ने, स्वदेशी चित्रकारों ने, उन्होंने इस तरीके के चित्रों के चित्रण में वो मुगल चित्रकला, अजंता भित्ति चित्रकला से प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे, राजपूताना चित्रकला शैली से प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे। बोला जब हमारे पास इतनी समृद्ध विरासत है तो हमें विक्टोरिया एज की पेंटिंग स्टाइल लेने की क्या जरूरत आन पड़ी है। तो उन लोगों ने, अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस जैसे स्वदेशी चित्रकारों ने इनके चित्रकला शैली को, राजा रवि वर्मा की चित्रकला शैली को यूरोपीय और विक्टोरिया एज की बाहरी बताते हुए, विदेशी बताते हुए सिरे से नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया था। ठीक है ये। और फिर देखिए जैसे यहां पे है ना अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस, ये उन्होंने, अवनींद्रनाथ टैगोर का ये क्रिएशन है, मास्टर क्रिएशन है, ये है अन्नपूर्णा भारत माता, चतुर्भुज अन्नपूर्णा भारत माता, जो उन्होंने अपने एक हाथ में धवल श्वेत वस्त्र धारण यह पकड़ रखा है, फिर ये माला है जपने के लिए, ये हमारे धर्मशास्त्र हैं, और यहां पर धान या गेहूं जो भी ये फसलें हैं, तो ये अन्नपूर्णा जो हमें खिलाती हैं, धरती मां, हमारी मां भारत माता, अन्नपूर्णा भारत माता, और इस तरह के कुछ चित्रण। तो जो ये टच है ना, ये अजंता, एलोरा, राजपूताना, मुगल लघु चित्रकला शैलियों से प्रेरित है। और इन लोगों ने सरासर खारिज कर दिया यूरोप की चित्रकला शैली या विक्टोरिया एज की चित्रकला शैली को खारिज कर दिया। और फिर 1921-1922 के आसपास नंदलाल बोस कला भवन में शामिल हो गए। नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर के तहत उनके प्रशिक्षण ने उन्हें परिचित कराया। तो अब कला में राष्ट्रवाद जोड़ा गया, कला में राष्ट्रवाद जोड़ा जाने लगा। ठीक है। और आगे चल के जो अन्य चित्रकार आए, जैसे बेनोडे बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज, बोस, सबसे ये सब रचनात्मक छात्रों ने बहुत सोचा कि कैसे वो विश्व को समझा जाए। तो एक दौर फिर आया कि ऐसा करते हैं ना कि हमेशा देवी देवताओं या भगवान लोगों का ही चित्र क्यों चित्रित किया जाए, क्यों ना कबीले के लोगों का, ट्राइबल जनजाति लोगों का चित्रण किया जाए, किसानों का चित्रण किया जाए, आम लोगों के दुख दर्द को उकेरा जाए। तो यहां पर 1920 के आसपास आते आते चीजें बदलने लगी चित्रकला में, और सब्जेक्ट मैटर भी बदलने लगा, क्योंकि 1920 तक आते आते ना अखिल भारतीय स्तर पे एक सशक्त जन आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। 1 अगस्त 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, जो अखिल भारतीय स्तर का पहला सशक्त जन आंदोलन था, और फिर तब जाकर के जनजातीय, किसानों, स्त्रियों, अन्य वर्गों के दुख दर्द को उभारा जाने लगा पेंटिंग में। तो फिर एक ट्रेंड हटा देवी देवताओं और भगवान लोगों से हट करके वो आम जनजीवन पे आता है। ठीक है। और इसके अलावा फिर देखिए जो अभी भी चल रही हैं लिविंग आर्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, और ये छोटे क्षेत्रीय स्तर पे होता है लिविंग आर्ट ट्रेडिशन। तो अब यहां आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, और ये आपको थोड़ा ध्यान से कर लेना है, समझ लेना है। जैसे जब भी कोई चीज, जैसे मिथिला पेंटिंग है, ये मिथिला बिहार में एक जगह है, ठीक है ना, और मिथिलांचल कहते हैं, वहां का एक क्षेत्रीय पेंटिंग स्टाइल है मिथिला पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी, और ये जीवित है, आज भी जीवित है, और सबसे प्रसिद्ध समकालीन चित्रकारी कला के रूपों में मिथिला कला है, जिसका नाम मिथिला
प्राचीन मिथिला से लिया गया। मिथिला विदेह और सीता माता की जन्मस्थली, ठीक है। ये मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, निकट का जिला ना मधुबनी। तो ये मान्यता प्राप्त लोक कला परंपरा है और ये माना जाता है कि सदियों से महिलाएं रह रही हैं उस क्षेत्र में और ये स्त्रियां ही मूल रूप से मधुबनी पेंटिंग का संरक्षण देती थी। पहले वो मिट्टी के घरों की दीवारों पर अपना आंकड़े वगैरह, चित्र, डिजाइन ये सब किया करते थे, विशेष रूप से विवाह आदि के समय। कोहबर वगैरह ये सुनते हैं ना ऐसा। तो जैसे इस क्षेत्र के लोग इस कला के रूप की उत्पत्ति को राजकुमारी सीता, माता सीता के और भगवान श्री राम के साथ विवाह करने के समय देखा जाता है। उस समय से ये उत्पत्ति देखते हैं इन चित्रों। ये जो चमकीले रंग है, विशेषता है इसकी, बड़े पैमाने पे घरों के 3 क्षेत्रों में चित्रित किया गया। जैसे ये स्पेसिमेंस हैं, देखिए मिथिला पेंटिंग के ये स्पेसिमेंस हैं मधुबनी। और उसी तरीके से जो ये मधुबनी पेंटिंग है ना, ये खास तौर पे भीतरी कमरे, शादी विवाह के समय वाले, जो कोहबर कहलाता है, उसका पेंटिंग करना, ठीक है। फूल पूर्ण खिलने में एक डंठल के साथ एक कमल, ठीक है। तो कमल, डंठल, फूल खिलना, इन चीजों पे, कमरे की ताजा प्लास्टर पे की गई दीवारों पर चित्रण, ठीक है। तो रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, शिव जी, पार्वती माता, राधा कृष्ण, दुर्गा माँ, काली माँ और श्री कृष्ण जी की रासलीला, इन सब पे ये भगवान श्री गणेश ये वनवास को जाते हुए श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता, इन सब का चित्रण किया गया है, ठीक है। उसी तरह से देखिए वर्ली पेंटिंग है, जैसे ये मिथिला पेंटिंग है ना मधुबनी, उसी तरह से वर्ली पेंटिंग है। वर्ली समुदाय उत्तरी भारत के पश्चिमी तट पर रहता और एक बड़े क्षेत्र के साथ, सह्याद्री पहाड़ियां ना, सह्याद्री महाराष्ट्र की उधर की तरफ। और ये विवाह, प्रजनन क्षमता, फसल, नए मौसम का अनुष्ठान, चौक पर माता देवी की आकृति, पालघाट, ये मकई देवी, कंसरी का प्रतिनिधित्व करना, ये सब चित्रण किया गया है वर्ली पेंटिंग, ठीक है। तो वर्ली पेंटिंग पे थोड़ा फोकस कर लेना होगा। यहाँ पे देखिए तो ये बहुत चटक नहीं है। फिर उसके अलावा गोंड वर्ली पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, मध्य प्रदेश में ना गोंड जनजाति, तो गोंड की समृद्ध परंपरा ये मध्य भारत में आपको दिखाई देगा। प्रकृति पूजा मुख्य रूप से, और मध्य प्रदेश में एक जिला मंडला और उसके आसपास के क्षेत्र में गोंड लोगों की ये चित्रकला शैली है। जानवरों, मनुष्यों, वनस्पतियों का पेंटिंग, ठीक है, इस तरीके का देखिए ये ट्रीटमेंट आएगा। और यहाँ पर भी ज्यामिति आकृतियां, झोपड़ियों का चित्रण, और भगवान श्री कृष्ण अपने गायों के साथ गोपियों से घिरे हुए कुछ बर्तन वगैरह और कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा आपको गोंड पेंटिंग। तो ये ना जीवित चित्रकला की जीवित शैलियां हैं। कोई भी इस तरह की कोई भी छोटे लेवल पे जो हाईलाइट होता है ना करंट अफेयर्स वगैरह में, तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इस पे वर्कआउट प्रीलिम्स के पहले पहले कर लीजिएगा। तो ये था भारत में चित्रकला का विकास, ठीक है। हमने एक आइडिया लिया, विस्तृत अध्ययन किया, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि इसके नोट्स, पीडीएफ जो नोट्स हैं क्लास के, वो आपको उपलब्ध होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक होता है, वहां पे क्लिक करके आपको बस एनरोल करना होगा संभव बैच, फ्री संभव बैच में, और आपको ये सारे मैटर्स मिल जाएंगे जो भी यहाँ पे मैंने लिखा या जो यहाँ पे ये प्रिंट किया, ये टाइप किया गया, ये सारा का सारा आपके लिए उपलब्ध होगा। तो चलिए आज का ये सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। पेंटिंग पे थोड़ा फोकस करिएगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यद्यपि कि बहुत इंपॉर्टेंट उतना तो नहीं है जैसे बौद्ध मूर्ति कला, स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला या मूर्ति कला, उतना तो नहीं, या हिंदू धर्म एवं दर्शन, ये सब धर्म एवं दर्शन जितना तो नहीं, लेकिन अब फिर भी एक आध सवाल इससे पूछने की संभावना बराबर बनी रहती है, तो थोड़ा इस पे वर्कआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय।